Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and today in the series of top 100 cases for CLAT PG 2026 हम लोग एक नया केस करने वाले हैं जिसका नाम है एस शोभा वर्सेस मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है, ये आर्टिकल 12 की बात करता है कि क्या स्टेट है क्या नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस। अब इसमें हुआ क्या है, देखो जैसा हम लोग चलते हैं, हम लोग हमेशा करते हैं कि पहले वी विल स्टडी द लॉ, देन वी विल मूव टू फैक्ट एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या होगा उसमें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे पता करें कि कौन सा केस इंपॉर्टेंट है कौन सा केस इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दिन में 100 केस आ रहे, क्या सब पढ़ लें हम जाके? तो उसका इलाज ये है कि भाई 100 में से 99 तो वही हैं जो पहले से बोले जा चुके हैं। अगर आपको लॉ पता है, उन पर आप फैक्ट अप्लाई कर दें तो आप डिसीजन अपने आप दे देंगे। तो आपको पढ़ना वही एक है जो बाकी बचा हुआ, बाकी 100 तो आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। इसीलिए इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि हमने बताया कि इस केस में आर्टिकल 14 के बारे में, आर्टिकल 12 के बारे में बात हुई है कि स्टेट क्या है क्या नहीं है। क्यों अच्छा आर्टिकल 12 जरूरी है हमारे लिए? इंडिया में दो बहुत बड़ी कमी है। पहली कि आदमी कामचोर है और दूसरा आदमी हॉर्न बहुत बजाता है। खैर छोड़ो। हाँ, तो बात क्या है आपको बताते हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। वो फंडामेंटल राइट हमको किसने दिए हैं? स्टेट ने दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट ने दिए हैं। अब जब इन्होंने मुझे फंडामेंटल राइट दिए हैं तो मैं इन्फोर्स किसके खिलाफ कराऊंगा? वो भी मैं इनके खिलाफ ही तो कराऊंगा। तो जब मैं इन्फोर्स इनके खिलाफ कराऊंगा तो मुझे पता तो हो कि स्टेट है क्या। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में दे रखा है कि नो बडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, केस, रिलीजन और जो भी ग्राउंड इसमें दे रखे हैं वो। अब मेरे 4 दोस्त हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, ये 4 हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। वहां दे रखा है क्रिश्चियन है। तो वहां दे रखा है क्या कि आप रिलीजन के बेसिस पे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी बर्थडे पार्टी हुई, मैंने सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख को बुला लिया, क्रिश्चियन को नहीं बुलाया। अब इसने कहा क्या बात कर रहे हो यार, आर्टिकल 14 का तुमने वायलेशन किया। अभी रुको, मैं कोर्ट जाता हूं। ठीक है, अभी रुको, मैं कोर्ट जाता हूं। ये कोर्ट पहुंचे, इन्होंने कहा मैं रिट फाइल करूंगा। उन्होंने कहा किसके खिलाफ? उन्होंने कहा उज्जवल दीक्षित के खिलाफ। उनका पगला गए हो क्या? रिट उज्जवल दीक्षित के खिलाफ फाइल होगी? रिट हमेशा स्टेट के खिलाफ फाइल होती है। अब कुछ लोग हैं जो एक्सेप्शन की बात करने लगेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। एक्सेप्शन 99.1 जो परसेंट, 0.9 जो परसेंट है वो बनता है जाके, तो उसकी बात अभी नहीं करते हैं। कुछ मामलों में रिट जो है प्राइवेट एंटिटीज के खिलाफ भी फाइल हो जाती है, लेकिन कब होती है वो आपको बता देंगे। लेकिन जनरली क्या रूल है कि जिसने हमको फंडामेंटल राइट दिया है उसी के खिलाफ तो मैं इन्फोर्सबल कराऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए हाँ, ये जानना जरूरी हो गया था कि स्टेट क्या है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट बाद में दिए गए, सबसे पहले बता दिया गया कि स्टेट क्या होता है। अब स्टेट क्या है वो हमें आर्टिकल 12 में पता चलता है। ठीक है। अरे यार, ये सिरी क्या कर रहा है? हे सिरी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? I'm just going down an internet wormhole on nuclear pasta. It's a good way to pass time. कैन यू प्लीज शट अप योर माउथ एंड जस्ट लीव? Okay. क्या यार, आर्टिकल 12। हाँ, तो हम लोग बात करने वाले सबसे पहले आर्टिकल 12 स्टेट होता क्या है। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझा दूंगा। इसमें इन्होंने 4 ऐसे दे दिया है कि स्टेट क्या है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो यूनियन की होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये स्टेट है एक पहला। दूसरा गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर स्टेट का, जो मतलब कि जो हम लोग के स्टेट्स होते हैं, जैसे यूपी का हो गया, बिहार का हो गया, एमपी का हो गया, इनका। तीसरा इन्होंने लोकल अथॉरिटीज दे दी, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। और चौथा इन्होंने लिख दिया अदर अथॉरिटीज। और ये जो अदर अथॉरिटीज है, यही पूरी मामला, मतलब पूरा इसने बिगाड़ दिया है, या फिर कहें कि यही पूरा दरवाजा खोल देता है इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, यही इंटरप्रिटेशन का दरवाजा खोल देता है। परेशान हूं मैं हॉर्न से भाई। तो अब बात ये आई कि अदर अथॉरिटीज होते क्या हैं, अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है। तो आपको एक, मैं पहले एक मैक्सिम बता देता हूं जिसका नाम होता है, जो कहा जाता है इज्डम जेनेरेसिस। जो भी हो, आप जो भी पढ़िए, ये है। इसका मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द
सेम काइंड। मतलब कि अगर मैं कहीं लिख रहा हूं रोटी, चावल, दाल, तो तुम यहां पे चाय मत लिख देना, क्योंकि मैं या तो डिनर की बात कर रहा था या मैं लंच की बात कर रहा था, और चाय दोनों में नहीं पी जाती है। तो अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं रोटी चावल दाल एंड अदर्स, तो अदर्स की इंटरप्रिटेशन रायता हो सकती है, क्योंकि रायता खाया जा सकता है लंच में, वो उसी के तरह का है, वही लंच में कंसिडर किया जाता है। लेकिन चाय नहीं हो सकती, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर चार चीजें दे रखी हैं और पांचवे में लिख दिया गया है अदर, सेम लाइक अदर, मतलब सेम एज अबव, तो इसका मतलब ये होगा कि इसी की तरीके से हमको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर कहीं पे दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज और फिर अदर अथॉरिटीज लिख रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अदर अथॉरिटीज वही अथॉरिटीज होंगी जिनमें कुछ गवर्नमेंट के गुण होंगे, और इसी को इंटरप्रेट किया गया है कई केसों में। सबसे पहला केस आया तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, यही वाली डॉक्ट्रिन लगाई इन्होंने, जेनरिस वाली, इजुस्डम जनरस वाली। इन्होंने कहा अदर अथॉरिटीज़ को हम उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। ये बहुत ही नैरो टेस्ट उन्होंने लगाया। इन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को स्टेट मानूंगी जिनमें गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मतलब गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि उनका कोई हेड होगा वो गवर्नमेंट का होगा, या फिर फंड बहुत गवर्नमेंट से आ रहा होगा, मतलब कुछ है, उन्होंने ऐसा कहा कि गवर्नमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होंगे तभी हम उसको स्टेट मानेंगे। उसके बाद राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस आ गया। इसमें भी बात हुई क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो स्टेट होता है कि नहीं होता है। इसमें थोड़ा एक्सपैंड किया गया। उन्होंने कहा कि हाँ ये होता है, और हमको उसकी ओरिजिन भी देखनी है, उसके पास कितनी पावर है, उसके फंक्शन है, ये भी देखना है। लेकिन जो मेन केस है उस पर हम लोग सीधा चलते हैं, वो है आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इसमें एक टेस्ट दिया गया था, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी का टेस्ट। अब ये डिफाइन कर देगा, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव एक तरीके का टेस्ट है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी चीजें कोर्ट देख सकती है। अब ये टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमें पता करना है कि ये बॉडी स्टेट है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट इसको फंड देती है कि नहीं देती है। दूसरा हमें देखना पड़ेगा क्या इस संस्था में गवर्नमेंट की ओनरशिप है कि नहीं है, जैसे ओएनजीसी हो गया मान लो, उसमें शायद 51% है गवर्नमेंट की ओनरशिप, तो हाँ तब भी होगा। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है कि नहीं गवर्नमेंट का इस अथॉरिटी, इस बॉडी में, इसका मतलब अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, फंक्शन कैसे कर रही है, ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि नहीं है। तीसरा क्या है? तीसरा ये कि क्या ये पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रही है या फिर रोड बना रही है, हाईवे बना रही है, तो क्या ये काम कर रही है? अगर कर रही है तो हाँ स्टेट है। और पांचवा ये है कि क्या वो स्टैच्यूट या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी है, जैसे कोई भी होती है, साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगी, कोई भी होगी, वो गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी है या स्टैच्यूट से बनी है। अगर ये पांचों टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं, अगर ये पांचों टेस्ट सेटिस्फाई होते हैं तो इसको स्टेट माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक नहीं हुआ तो बाकी, या एक नहीं हुआ तो बाकी हो गए तो नहीं माना जाएगा, नहीं। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी जुडिशरी को डिसाइड करना होगा कि कोई चीज़ स्टेट है कि नहीं है, वो इन पैमानों पे नापेगी। अगर एक आध पैमाना थोड़ा कम भी रह जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टेट नहीं कंसिडर करेगी, बस ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद अजय हाशिया आया। इसमें भी एक क्वेश्चन उठा कि रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टेट है कि नहीं है। फिर वही बात उन्होंने रिट्रेट एक तरीके से कर दी कि फंक्शन और कंट्रोल कितना है उस बॉडी में स्टेट का, ये डिफाइन करती है, ना कि उसका फॉर्म। मतलब कि एक सोसाइटी है तो ये नहीं कि नहीं भाई ये तो सोसाइटी है कुछ नहीं है, नहीं, उसमें उसके फंक्शंस क्या हैं, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है, फंड कहाँ से आ रहा है, अपॉइंटमेंट कैसे हो रहे हैं, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो ये स्टेट पता करने का तरीका होता है। अब हम प्रेजेंट केस में आ जाते हैं। प्रेजेंट केस में मुथूट फाइनेंस जो था, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो थी, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, इस पे क्वेश्चन था कि क्या ये स्टेट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लोगों ने इनके खिलाफ रिट फाइल कर दी थी, और रिट हमने जैसा आपको बताया कि स्टेट के खिलाफ ही फाइल की जा सकती है, प्राइवेट एंटिटी एक्सेप्शंस में की जा सकती है, ठीक है। अब बात क्या आई, आर्गुमेंट क्या लिया गया? मुथूट फाइनेंस से कहा कि हम स्टेट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 5 टेस्ट है वो हम पे लगी ही नहीं रहे ढंग से। जबकि सामने वाली पार्टी ने कहा कि ये स्टेट हैं क्योंकि ये गवर्न किए जाते हैं आरबीआई की गाइडलाइन से।
तो क्वेश्चन जो उठा वो ये उठा कि क्या एक बॉडी सिर्फ इसलिए स्टेट बन जाएगी क्योंकि वो किसी गवर्नमेंट बॉडी के रूल्स के द्वारा या फिर गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इस पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। वी ऑल आर एडवोकेट्स, ठीक है, हो सकता है आप ना हो, मैं हूँ, या फिर आप हो जाएंगे आज नहीं तो कल। तो हम रेगुलेट होते हैं बीसीआई की गाइडलाइंस से। बीसीआई एक तरीके से स्टेट है, ठीक है। तो क्या हम अगर रेगुलेट हो रहे हैं तो हम भी स्टेट बन जाएंगे? बीसीआई हमें बताती है कि आपको कैसे कंडक्ट करना है, बीसीआई हमें बताती है कि आप अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसके रेगुलेट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं खुद स्टेट बन जाऊंगा। उसी तरीके से मुथूट फाइनेंस जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इसको आरबीआई रेगुलेट तो करती है, लेकिन क्या सिर्फ रेगुलेशन पर से हो जाएगा? ये आप डिसाइड करिए। पॉज ले लीजिए, डिसाइड करिए। अब प्रपोज हटा दीजिए, तब मैं बताता हूं क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम फिर वहीं 5 टेस्ट पे पहुंच जाएंगे, ये जो दे रखे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट देती है, नहीं देती। गवर्नमेंट की ओनरशिप है, नहीं है। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है, नहीं है। पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करती है, अरे भाई लोन देना पब्लिक ड्यूटी है क्या? नहीं। फिर बचा क्या? फिर बचा क्या? इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में कि भाई मुथूट फाइनेंस जो है वो स्टेट नहीं है, ठीक है। फैक्ट मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं, पढ़ लेना। हुआ क्या था कि इन्होंने ये शोभा थी, इन्होंने रिट फाइल कर दी थी 226 में। इन्होंने कहा था कि हाई इंटरेस्ट रेट पे ये हमको लोन दे रहे हैं, इसलिए इनका इस पॉलिसी को स्टक डाउन किया जाओ। इन्होंने रिट फाइल कर दी थी मुथूट फाइनेंस के खिलाफ। मुथूट फाइनेंस ने कहा कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट हो सकता है, मेरे खिलाफ रिट फाइल नहीं हो सकती है। तो इसी बात को लेके फिर बात उठ गई और स्टेट ने डिसाइड किया और जुडिशरी ने डिसाइड किया। जो कर्नाटका हाईकोर्ट था उसने कहा था कि नहीं, आपके खिलाफ फाइल की जा सकती है, ठीक है। उन्होंने पार्शियल रिलीफ दे दिया था। हाँ, अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आप अगर रेगुलेट हो रहे हैं आरबीआई से तो ये आपको स्टेट नहीं बना देती है, आपको पब्लिक ड्यूटी भी परफॉर्म करना है, और लोन देना कोई पब्लिक ड्यूटी नहीं होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्राइवेट एंटिटीज के खिलाफ आर्टिकल 226 में रिट पड़ सकती है अगर वो पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हों, और भी अगर उनको फंड मिलता हो, अगर वहां पे थोड़ा कंट्रोल गवर्नमेंट का ज़्यादा हो तो हो सकता है, और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होता है। तो इसलिए मुथूट फाइनेंस को स्टेट नहीं माना गया और उनके खिलाफ रिट फाइल नहीं हुई। थैंक यू एवरीवन, और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।